Hello and welcome to HT's weekly talk show, The Interview. Ayodhya always makes news, and sometimes for the wrong reasons. Embroiled in a scam, the land of Ram is courting controversy, and raking it is none other than Aam Aadmi Party's Sanjay Singh, Member of Parliament. Welcome to the show, Mr. Singh, and thank you for being with us. आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को और आपको नमस्कार। You have been in the news for exposing the land scam by the Ram Janmabhoomi Trust. How and when did you get to know about this? बहुत सारे लोग अयोध्या के ऐसे थे जिनको पिछले दिनों मुआवजा नहीं मिला किसानों को, वो मेरे संपर्क में थे और उन लोगों ने ये सारी डिटेल्स लैंड स्कैम की मुझे पहुंचाई, जिसके बाद मैंने इसका खुलासा किया। पहले एक लैंड 2 करोड़ रुपए में खरीदी जाती है, उसके बाद 5 मिनट के अंदर उसको 18.5 करोड़ रुपए में बेच दिया जाता है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेचा जाता है। आप बताइए मुझे 5,50,000 रुपए प्रति सेकंड जमीन का दाम महंगा होते हुए कभी आपने सुना है? तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला है और जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों ने किया है और बीजेपी का जो मेयर है वहां का अयोध्या का, वो इसमें शामिल है। और इसमें एक मजेदार बात यह है कि 8 करोड़ की राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने चंपत राय जी ने ठीक बगल में, मतलब 242 जो लैंड का नंबर है, उसको उन्होंने खरीदा है। 10,000 वर्ग मीटर, 10,000 स्क्वायर मीटर जमीन उनको मिल जाती है 8 करोड़ में और 12,000 स्क्वायर मीटर जमीन उनको मिलती है 18.5 करोड़ रुपए में। तो ये खुला करप्शन है। तो ये इस देश के करोड़ों लोगों के चंदे का खुला भ्रष्टाचार है। You spoke about Mr. Champat Rai. He says your allegations are politically motivated. देखिए, पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहें या जो कुछ भी कहें, लेकिन जो पेपर्स हैं वो तो सही है ना। वो क्या कहते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। मैं उनके ऊपर पर्सनल क्या एलिगेशन लगाता हूं वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं तो पूछ रहा हूं कि जो ये ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते उन्होंने जो डील की जिसमें एक स्कैम बिल्कुल खुलकर सामने आ रहा है, उस पर उनका जवाब क्या है? उस पर जवाब देते नहीं, कहते हैं रामद्रोही हैं और ऐसा है और वैसा। अरे भाई, जो लोग राम के नाम पर चंदे में पैसा खा रहे हैं, चंदे की चोरी कर रहे हैं, दरअसल तो रामद्रोही वो हैं। आज राम मंदिर का निर्माण अगर रुका हुआ है, राम मंदिर का निर्माण तेज गति से नहीं हो पा रहा है, तो उसके पीछे जिम्मेदार है चंदा चोरी। राम के नाम पे जो चंदा इकट्ठा हुआ वो ये लोग डकार ले गए हैं, उसमें इन्होंने करप्शन की है। तो मेरी बातों का जो कागजों के साथ है, जो पेपर्स के साथ है, उसका जवाब देने के बजाय ये कहना कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या किसी प्रकार से मोटिवेटेड है, आप जवाब दीजिए ना बातों का। Mr. Singh, some legal experts have examined the papers and said that there is no legal loophole. How would you defend that? And what do you have to say on that? लेकिन उनसे आप मेरी तरफ से एक सवाल जरूर पूछिए कि क्या एक ही जमीन का 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ से 18.5 करोड़ खरीदा जाना, क्या इसमें उनको करप्शन नहीं दिखता कहीं से? ये सीधे सीधे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है उन लोगों के साथ जिन्होंने भरोसा करके इस ट्रस्ट में हजारों करोड़ रुपए जमा किया है। तो इनसे ये पैसा वापस होना चाहिए। कहां कहां उनके ट्रांजैक्शन हुए उसकी उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया ये बताना चाहिए। रजिस्ट्री ऑफिस को अगर 50 लाख से ऊपर अगर कोई परचेज होती है लैंड की, तो उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। दे शुड इन्फॉर्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उन्होंने इन्फॉर्म किया या नहीं किया, इसकी जांच होनी चाहिए। ट्रस्ट का कहना है, we have told the union government and given our explanation, and we have not paid more than the going rate. So I have told you now, the going rate is what? They have purchased a land there in the same area. The owner is same.
The area of the land is 10,370 square meter. They have purchased it on 8 crore rupees, and the other area is 12,000 square meter. उसको उन्होंने 18.5 करोड़ रुपए पे किया। तो अब इसमें और कुछ बचता क्या है? ये तो क्लास 3 के बच्चे को आप पूछेंगे तो वो भी बता देगा जोड़ के कि इसमें करप्शन है। What will be your next move? Will you take this up in parliament? Will you move court? What will you do? देखिए, जब पार्लियामेंट का सेशन चलेगा, आई विल रेज द इश्यू इन पार्लियामेंट, देयर इज नो डाउट। अगर आप मुझसे पूछती हैं तो अभी हम कोर्ट जाने के ऑप्शन के बारे में वकीलों से सलाह कर रहे हैं, और कोर्ट जाने का जो ऑप्शन है वो भी मेरे सामने खुला है, और इसमें भी जो लीगल कार्रवाई हो सकती है उसके लिए मैं प्रोसीड करूंगा। अभी तक मैं इंतजार कर रहा था, मैं सोच रहा था कि हो सकता है प्राइम मिनिस्टर ने इस ट्रस्ट का अनाउंसमेंट पार्लियामेंट में किया था और इस ट्रस्ट के ऊपर कोई करप्शन चार्जेस लग रहे हैं तो हो सकता है कुछ एक्शन वो लें। हमारे चीफ मिनिस्टर बार बार राम जन्मभूमि जाते रहते हैं अयोध्या, तो मैंने सोचा हो सकता है वो कुछ कार्रवाई करें। तमाम एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई, मैंने सोचा वो कुछ कार्रवाई, कहीं से कुछ नहीं हो रहा है। तो आपकी बात ठीक है कि अगर अब कुछ नहीं हो रहा है तो पार्लियामेंट का एक ऑप्शन बचता है और कोर्ट जाने का ऑप्शन बचता है, जिसको हम लोग करेंगे। You know, the UP elections are due next year. Will you make this an election issue? देखिए, ऐसा है कि बेसिकली ये लोगों की आस्था और लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है राम मंदिर का, और प्रभु श्री राम का मंदिर बने ये सारे लोग चाहते हैं, जल्द से जल्द बने। सबों की सारे करोड़ों राम भक्तों की ये आस्था है। हम लोग भी चाहते हैं कि वहां राम का मंदिर जल्द से जल्द बने, लेकिन उसमें चंदा चोरी नहीं होनी चाहिए, उसमें करप्शन नहीं होना चाहिए, और उसका काम इस चंदा चोरी और भ्रष्टाचार की वजह से रुकना नहीं चाहिए। अब जो पैसा चंदे में आ रहा है मंदिर के निर्माण के लिए, वो पैसा अगर चंदा चोरी होगा तो काम रुकेगा। इसलिए हम लोग इसको क्योंकि ये लोगों के भावनाओं से और उनकी आस्था से, उनके फेथ से जुड़ा हुआ इश्यू है, तो इसलिए हम इसको पब्लिक के बीच में बार बार उठाएंगे। जरूरी नहीं कि हम इसको कोई वोट की राजनीति का हिस्सा बनाएं या कुछ करें, लेकिन ये जरूर है कि पब्लिक जिसने लाइन लगा के और पूरी भावना के साथ अपना पेट काट के चंदा दिया है, उन लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि उनके चंदे का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है और उनके चंदे को किस तरीके से रिश्वत खाई जा रही है और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। This actually fits in because the BJP will go to polls saying we will construct the temple, while you will say चोरी के पैसे से मंदिर बन रहा है। मंदिर तो ईमानदारी के पैसे लगे हैं, उसमें सारे लोगों के पैसे लोगों ने ईमानदारी से दिए हैं, लेकिन मंदिर के ईमानदारी के दिए हुए पैसे में करप्शन बीजेपी और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोग कर रहे हैं। ये बात तो बार बार लोगों को बतानी पड़ेगी। जहां जहां बीजेपी के एमएलए, एमपीज, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स जहां जहां ये चंदा मांगने जाएंगे, इनसे सवाल पूछना चाहिए कि आखिर ये लूट और करप्शन क्यों हुआ, आखिर ये भ्रष्टाचार क्यों हुआ, और इसका क्या जवाब आपके पास है। चंपत राय ने करोड़ों की चपत लगा दी, तो इस पे तो सवाल पूछना जरूरी है ना। अब उनके दलील में बीजेपी वाले कहते हैं कि वो अविवाहित हैं इसलिए बड़े ईमानदार हैं, तो क्या ये बीजेपी की नई थ्योरी है? जो आदमी ईमानदार हो उसके लिए अविवाहित रहना जरूरी है? तो इसका मतलब बीजेपी ये कहना चाहती है कि जितने पतियों की पत्नियां हैं वो उनको करप्शन सिखाती हैं कि तुम करप्शन करो। Mr. Singh, you said ये प्रश्न पूछे जाने चाहिए, and you are right. These questions should be asked. As a political party, would you, during the elections, raise these issues and ask these questions? देखिए, इलेक्शन में केवल एक इशू पे बात नहीं हो सकती है। उसमें जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है तो हम लोग मुफ्त बिजली का सवाल करते हैं, हम एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम कैसे हमारा बेटर हो और कैसे फ्री हो उसके बारे में बात करते हैं।
हम तमाम और डेवलपमेंट के इश्यूज हैं जिसके बारे में बात करते हैं। और क्योंकि ये राम मंदिर के नाम पर बार बार लोगों से करोड़ों हजारों करोड़ रुपए चंदा वसूला जा रहा है, तो उनको ये बताना भी जरूरी है कि आपके पैसे के साथ लूट और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उनको भी सवाल पूछना चाहिए और हम लोग भी ये सवाल जरूर खड़ा करेंगे। आपने मेरे प्रश्न का बहुत सीधा जवाब इसमें दिया नहीं, और बहुत दो टुक नहीं कहा कि आप इसको इलेक्शन में टेक अप करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं, देखिए, मैंने आपको कहा कई इश्यूज के बारे में बात होती है, और इलेक्शंस के समय में इन मुद्दों को भी जनता के बीच में लेके जाना ही चाहिए। इसमें क्या गलत है? आप लेके जाएंगे, क्योंकि आप तो यूपी का प्रोजेक्ट हो रहे हैं एज द फेस ऑफ यूपी इलेक्शंस, तो आप इसको लेके जाएंगे, आप इस मुद्दे को उठाएंगे, जोर से उठाएंगे, और मैं तो लगातार राम मंदिर कंस्ट्रक्शन का जो बीजेपी का स्लोगन है उसको काउंटर करेंगे इसके साथ। देखिए, ऐसा है कि कंस्ट्रक्शन राम मंदिर का जल्द से जल्द होना चाहिए। ये हमारी पार्टी का स्टैंड है, हमारा स्टैंड है। राम भक्तों के चंदे में चोरी नहीं होनी चाहिए और चोरी करने वालों को जेल भेजना चाहिए। राम मंदिर के चंदे में चोरी करने वालों को करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए और 16.5 करोड़ रुपए जो उन्होंने लूटा है उसको वापस करना चाहिए। तो ये सारे इश्यूज इलेक्शन के पहले भी रेस कर रहा हूं, इलेक्शन के बाद भी रेस करूंगा और ड्यूरिंग इलेक्शन भी रेस करूंगा। ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है जो सामने आया है। In the land scam allegations, you have teamed up with Samajwadi Party's Pawan Pandey. Is something in the offing electorally? देखिए, ये कॉन्फिडेंस आप कह सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मैं आपके इस प्रोग्राम में बिल्कुल ईमानदारी से ऑनेस्टली ये बात कह रहा हूँ। पवन पांडे से भी आप इस चीज को वेरीफाई कर सकती हैं। ये कॉन्फिडेंस हो सकता है, लेकिन इसमें पहले किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। अब ये कोइंसिडेंस क्योंकि हो गया है, एंड इट इज एन इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस, डू यू थिंक दिस रिलेशनशिप between the Samajwadi Party and the Aam Aadmi Party be carried forward? देखिए, पॉलिटिकल रिलेशनशिप की अगर आप जो बात करेंगी तो उसमें तो एक बातचीत की प्रक्रिया होती है, और अगर वो कहीं शुरू होगी या किसी नतीजे पे पहुंचेगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन जहां तक ये राम मंदिर के नाम पे जो करप्शन किया गया है वो इशू है, वो एक कोइंसिडेंस के अलावा कुछ नहीं है। Is there any possibility of a alliance or understanding between AAP and the Samajwadi Party in the forthcoming assembly elections next year? I think it's very early to say on this particular issue. We should wait for some time and then the picture may be clear. Mr. Singh, one question which is being asked very often: what are the expansion plans of the Aam Aadmi Party? And beyond Delhi, what is it looking at? And what is the future strategy? यूपी के बारे में मैं आपको बता दूं कि पिछले लगभग 1 साल से हमने तमाम इश्यूज वहां पे उठाए हैं। कोरोना की जब पहली लहर थी उस टाइम में ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, पीपी किट्स, यानी जो कोरोना से रिलेटेड करप्शन के इश्यूज थे वो मैंने रेज किया। अभी जल जीवन मिशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, नमामि गंगे, उसमें जो करप्शन था और जो गड़बड़ियां थी उसको मैंने रेस किया था। तो तमाम इश्यूज को हम लोगों ने रेस किया है और उस पर लड़ाई लड़ी है, जेल भी गए हैं, लाठियां भी खाई हैं। अब आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की बात। 75 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारे अच्छे खासे संगठन हैं, असेंबली लेवल पे हैं, ब्लॉक लेवल पे हैं, कहीं कहीं बूथ के लेवल पे भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन बना है। तो आने वाले 2-3 महीने हमारे लिए बहुत क्रूशियल होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट हुआ है आम आदमी पार्टी को लेकर, यूपी में पंचायत के इलेक्शन हुए, उसमें हमें 85 सीट्स जिला पंचायत में मिली, 350 सीट्स ग्राम पंचायतों में मिली और 232 सीट्स बीडीसी मेंबर्स जो हैं वो जीते हैं। तो उसके बाद से एक अलग तरह की एनर्जी है और जल्द ही हम लोग यूपी के अंदर अपने कैंडिडेट्स के प्रोसेस को और ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत करेंगे और मजबूती से यूपी में अपनी असेंबली के इलेक्शन में हम लोग उतरेंगे।
तो एक्सपेंशन प्लान क्या है यूपी में और गुजरात में, जहां सिविक पोल्स में भी आप लोगों ने काफी अच्छा किया है? गुजरात मैं भूल गया था एक्चुअली। गुजरात में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आम आदमी पार्टी ने किया। सूरत के इलेक्शन में, वहाँ पे वार्ड मेंबर्स के इलेक्शन में बहुत अच्छे हमारे रिजल्ट आए हैं। देखिए, ये एक इस बात का संकेत है कि लोग कहीं ना कहीं जो मौजूदा राजनीति है उससे उबे हुए हैं। करप्शन की पॉलिटिक्स, जो हमारे बेसिक इश्यूज हैं उससे डाइवर्ट करना लोगों को, रिलीजन की, कास्ट की पॉलिटिक्स में झोंकना और उसमें फंसा के रखना। और मेरा अपना मानना है कि रिलीजन और कास्ट की पॉलिटिक्स होती इसलिए है क्योंकि जो आपके बेसिक इश्यूज हैं उससे आपका माइंड डाइवर्ट किया जा सके। तो अभी हमारा एक्सपेंशन का जो प्लान है, मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे करके अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, पब्लिक इश्यूज के ऊपर फाइट करो और फिर आप इलेक्शन में जाओ। तो इस पे ही हम लोग काम कर रहे हैं और धीरे धीरे पार्टी एक्सपेंड कर रही है, हर जगह पे बढ़ रही है। अगर आप एक साल पहले आम आदमी पार्टी के बारे में यूपी में पूछती तो शायद हमारी प्रेजेंस कहीं नहीं थी। ये मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, कुछ एरियाज को छोड़ के। लेकिन अगर आज आप पूछेंगी तो आम आदमी पार्टी वेस्ट से लेके ईस्ट तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक, यूपी के हर एरिया में आम आदमी पार्टी की अच्छी खासी प्रेजेंस है। और हमने आपको जैसा बताया 40 लाख वोट मिलना आसान नहीं है जो हमें पंचायत के इलेक्शन में यूपी के अंदर मिला। देखिए, गुड गवर्नेंस हैज ऑलवेज बीन अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ द आम आदमी पार्टी, येट in the Lok Sabha elections last year they did badly, and even in Punjab, which you're saying, their seats in 2019 came down. देखिए, हर इलेक्शन का अपना एक अलग इशू होता है और हर इलेक्शन को पॉलिटिकल पार्टी जो लड़ती हैं उसमें उनकी एक अलग उम्मीद और पहचान उनकी होती है। अब जैसे आप कांग्रेस को लेंगी तो कांग्रेस ने पार्लियामेंट इलेक्शन में पूरी तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया केरला के अंदर। लेकिन जब असेंबली इलेक्शन आता है तो वहां विजयन जी को लोग वोट देते हैं, वो वहां पे चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो एक हर इलेक्शन का अपना एक अलग अलग नजरिए से लोग सोचते हैं। जिस दिन आम आदमी पार्टी इस देश के बहुत सारे हिस्सों में एक मजबूत फोर्स के रूप में होगी, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि जो आज पार्लियामेंट के इलेक्शन रिजल्ट्स आपको आम आदमी पार्टी को देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत बदले हुए नजर आएंगे आपको और बहुत इसमें एक बड़ा परिवर्तन आपको दिखेगा। लेकिन अभी पार्लियामेंट इलेक्शन में 2019 के इलेक्शन में लोगों ने ये सोचा होगा कि भाई ये अभी मुख्य लड़ाई में नहीं है और इसलिए हमें वोट नहीं किया। Mr. Singh, do you think by 2024 things will change for the Aam Aadmi Party, and also in 2022 they will change in UP? देखिए, कोरोना के टाइम में जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की, मोदी जी की और यूपी में योगी जी की जिस तरह से फेल साबित हुई है, पूरी तरीके से फेल साबित हुई है, और सेंट्रल लीडरशिप तो ऐसा लगता था कि पूरी तरह से गायब है पिक्चर से, कहीं कोई उनकी भूमिका या कहीं कोई रोल नहीं रहा। हाँ, ऑब्स्ट्रक्शन डालने का तमाम चीजों में रोल जरूर रहा। और हमने ये भी देखा कि देश के प्रधानमंत्री को जिस तरह से जिम्मेदारी कोरोना के टाइम में निभानी चाहिए थी, वो दवाई भी और कड़ाई भी का नारा देके खुद से ढिलाई कर रहे थे और चुनाव प्रचार कर रहे थे। हजारों लाखों लोगों के बीच में जाके कह रहे थे, मुझे पीछे तक सिर्फ आदमी ही आदमी नजर आ रहा है। तो इसका मतलब आपको इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं, इसका मतलब आपको इस मुल्क के लोगों की कोई कीमत नहीं और उनकी चिंता नहीं, आपकी सिर्फ एक चिंता है, और वो चिंता है कैसे भी किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से इस्तेमाल करके चुनाव जीतना है। और ये स्ट्रेटेजी अब बीजेपी की जो है वो एक्सपोज हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि 2024 में जो आपको आज दिख रही है हालत, बीजेपी से बहुत बुरी हालत में नजर आएगी। अभी तो बंगाल हारे हैं, यूपी की बारी है, और फिर दिल्ली के चुनाव में भी, वो केंद्र के चुनाव में भी बुरी तरीके से हारेंगे। मिस्टर सिंह, आपने कहा कि बीजेपी एक्सपोज हो गई है, एंड आई टेक दैट पॉइंट। देन आर यू सेइंग that the BJP will lose because of its own failures and not because of a strong opposition? मैं आपको दोनों चीजें बोल देता हूं।
देखिए, उनकी जो गवर्नेंस का फेलियर है वो उनकी हार का कारण तो बनेगा। कोरोना के टाइम में जो उनका फेलियर रहा, जिस तरह से हर दूसरे तीसरे घर में डेथ्स हुई हैं, जिस तरह से लोगों को अनाथ छोड़ दिया गया है, वो एक बड़ा इश्यू तो 100% रहेगा। खासतौर से यूपी जहाँ पे 80 सीट्स है, इतना बड़ा स्टेट है, वहां भी बहुत बड़ा इश्यू रहेगा, देश भर में रहेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी की गेन क्या है? आम आदमी पार्टी की गेन है गवर्नेंस। तो अरविंद केजरीवाल की जो अपनी पहचान है, उस वो एक आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। उनकी जो गवर्नेंस है वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और फिर नीचे जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं लोग, उनकी भी अपनी भूमिका होती है। और वो सारे लोग मिल के जो पूरा एक पिक्चर जो तैयार होता है, उससे हमारे लिए 24 बेहतर रहेगा। मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे। In UP, your slogan of good governance may not be enough. The ground reality is the caste divide. The Bahujan Samaj Party has Dalits. The Samajwadi Party has Yadavs and Muslims. Where does that leave you? And where is the space that you are trying to fill in? मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात जो है बिल्कुल सही है। लेकिन हर चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, और मैं समझता हूँ कास्ट और रिलीजन पॉलिटिक्स का वो पॉइंट आ गया है अब, और धीरे धीरे अब इससे डाउन होंगी चीजें। क्या दिल्ली में कास्ट और रिलीजन के नाम पे वोट नहीं होते थे? होते थे। क्या इस बार दिल्ली के चुनाव में आपको याद नहीं किस तरह से शाहीन बाग और क्या क्या इशू, और हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा है और चुनाव हो रहा है, क्या क्या नहीं बोला गया? किस तरह से दंगे कराने की कोशिश नहीं की गई दिल्ली के अंदर? लेकिन बावजूद इसके लोगों ने गवर्नेंस के नाम पे वोट किया, कास्ट और रिलीजन को पीछे धकेल दिया, उसको कूड़ेदान में डाल दिया, और इसीलिए 62 सीट्स हमें मिली। तो यूपी में भी हम कोशिश कर रहे हैं, सफलता मिलती है तो ये लोगों के ऊपर तय है, मैं लोगों के ऊपर निर्भर करेगा। अगर उनको हमारी पॉलिसीज और हमारी पॉलिटिक्स समझ में आएगी, पसंद आएगी, तो हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी इनिशियल रिजल्ट तो मैं यही कह सकता हूँ कि पंचायत के इलेक्शन में जो 85 सीट्स हमें मिले, 40 लाख वोट मिले, तो हमारी राजनीति को लोग पसंद कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग शामिल हो रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं, वो भी इस बात का संकेत है कि आम आदमी पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो वोट में कितना तब्दील होता है, ये तो वक्त बताएगा। There are two other issues. One, that the Aam Aadmi Party has good governance, sure, but does not have a chief ministerial candidate in many states, including UP. Even in Punjab, your best bet happens to be Bhagwant Singh Mann, who is very controversial. So, in the absence of a credible face, in whether it's in Haryana, whether it's in Rajasthan, whether it's in Punjab or UP, how do you intend to push forward your agenda? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे लिए, जहां तक यूपी या दूसरे स्टेट्स की आप जहां जहां बात कर रही हैं, और तमाम पार्टियों में भी कहीं पे वो फेस अनाउंस करते हैं, कहीं पे फेस नहीं अनाउंस करते हैं, लेकिन पार्टी की पॉलिसीज के नाम पे, उनके प्रचार के नाम पे पार्टी को वोट मिलता है। तो जैसे आप बीजेपी का एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या 2014 के इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में, इन जगहों पे जहां इलेक्शन हुए थे, उन्होंने कोई फेस बताया था क्या? नहीं बताया। लेकिन फिर भी लोगों ने वोट किया और वहां उनकी सरकारें बनी। तो अब हमारी पार्टी कहाँ पे फेस डिक्लेयर करेगी, नहीं करेगी, ये अरविंद केजरीवाल जी और पार्टी का इशू है। You are seen as the face in UP of the Aam Aadmi Party. What are your chances, and will the party project you as a leader? देखिए, जहां तक मेरा अपना प्रश्न है, मैंने आपको बताया 2011 से आप मुझे देख लीजिए, मैं पार्टी में एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह काम करता हूं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे अभी तक दी है, उसको मैंने बखूबी निभाया है। भविष्य में पार्टी किसको जिम्मेदारी देगी, नहीं देगी, क्या करेगी, नहीं करेगी, वो पार्टी की लीडरशिप को तय करना है, अरविंद केजरीवाल जी को तय करना है। देखिए, तो 2011 उसमें मैं से अपनी ओर से कुछ बोलूं वो ठीक नहीं है।
देखिए 2011 से 2021 का बहुत बड़ा फासला हो गया और जैसे आपने खुद ही कहा बहुत कुछ बदल गया, लॉट हैज चेंज्ड. डू यू सी योरसेल्फ एज एन एस्पिरेंट? डू यू सी योरसेल्फ एज अ पोटेंशियल कैंडिडेट? मैं अपने आप को सिर्फ एक वर्कर के रूप में देखता हूँ और उसमें आप मुझसे पूछेंगी तो मैं अच्छे से काम कर लेता हूँ. मैं इतना बता सकता हूँ आपको कि जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाती है मैं उसमें जम के काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ और रिजल्ट देने की कोशिश करता हूँ. बाकी जो तय करना है वो पार्टी को तय करना है और अरविंद जी को तय करना है. उसमें मैं अपनी ओर से 1 इंच भी ना कभी पहले बोला हूँ ना आज बोलूंगा. चलिए मैं इसको रीफ्रेज करती हूँ. लेट मी रीफ्रेज दिस क्वेश्चन. If not you, who is the other face in UP? As I said, you don't have many leaders. मैं आपको कह तो रहा हूं कि ये सब्जेक्ट हमारा है ही नहीं है. ये पार्टी के किसी यूपी के जो भी काम करने वाले साथी हैं और मैं खुद को जोड़ते हुए, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है और इसका आंसर हम दे ही नहीं सकते. इसका जो भी आंसर देना है वो पार्टी की सीनियर लीडरशिप को और अरविंद केजरीवाल जी को देना है. तो आप अपना नाम रूल आउट तो नहीं कर रहे ना? नहीं, मैंने कहा ये पार्टी को तय करना है. पार्टी जिसको भी तय कर दे वो अच्छा है. उसमें कहीं मेरी तरफ से कोई ना ऑब्जेक्शन है ना कोई दिक्कत है. Coming back to expansion plans, one of your own party leaders, Raghav Chadda, said, and let me quote, the AAP does not have a huge organizational structure across the country. If that is true, then don't you think the attempt to expand beyond Delhi is somehow futile and maybe a hurried attempt and may prove fatal to the Aam Aadmi Party? देखिए, अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 2012 से अभी 21 में हम लोग आ गए, 9 साल हो गया पार्टी बने. तो हमने ऐसा तो किया नहीं कि हम एक साथ पूरे इंडिया में एक्सपेंड कर रहे हैं. हम तो सेलेक्टिव कुछ स्टेट्स को हमने लिया है और जहां पे हम अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं पार्टी का, जहां हमने इलेक्शन लड़ने के बारे में फैसला लिया है. और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का यही तरीका होना चाहिए. हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि पूरे इंडिया में आप अंडमान निकोबार से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कहीं भी आप चले जाएंगी, कहीं कम, कहीं ज्यादा, कहीं छोटा, कहीं ज्यादा, आम आदमी पार्टी के फुटप्रिंट्स आपको जरूर मिलेंगे. जहां हमारी पार्टी बहुत कमजोर होगी वहां भी 10 लोग टोपी लगा के आपको मिलेंगे. हाँ, ये जरूर है कि हम ये सेलेक्टिव तरीके से बढ़ेंगे कि कहाँ इलेक्शन में जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किस स्टेट्स में हमें ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा फोकस करना है, कहाँ कम करना है. वो एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है. Your critics see AAP as the B team of the BJP, pursuing the soft Hindutva. If BJP says Jai Shri Ram, you say Jai Bajrang Bali. So what's the difference? देखिए, आप ये सब बातें करेंगी तो सबसे ज्यादा तकलीफ बीजेपी वालों को हो जाएगी. पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नफरत, सबसे ज्यादा उनके लीडरशिप को तंग करना, सबसे ज्यादा उनकी लीडरशिप के खिलाफ कार्रवाई करना, ये किस पार्टी के खिलाफ उन्होंने किया है? आप इसका जवाब खुद से सोच के दे सकती हैं. आम आदमी पार्टी के एक एक काम में, यानी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिनको एलजी के घर में एक अपने गवर्नमेंट की पॉलिसी को अप्रूव कराने के लिए 9 दिन अपने मिनिस्टर्स के साथ धरने पर बैठना पड़ता है. दिल्ली के चीफ मिनिस्टर एक ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिनको घर घर राशन पहुंचाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी जो पॉलिसी लेके आते हैं, जिसमें राशन माफियाओं को वो खत्म करना चाहते हैं, वो पॉलिसी रोक दी जाती है. दिल्ली के चीफ मिनिस्टर एक ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिनको अपने स्टेट में ऑक्सीजन के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है. चीफ मिनिस्टर पर सीबीआई का छापा, चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पे सीबीआई का छापा, हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पे सीबीआई का छापा, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत पे ईडी का छापा,
अगर इसको बीजेपी की बी टीम कहते हैं तो मैं तो समझता हूं कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी जिसका इतना हैरेसमेंट बीजेपी ने किया हो जितना आम आदमी पार्टी और उनकी लीडरशिप का किया है। और उसके बावजूद कहने वाले कुछ भी कहते हैं कि हम बी टीम है, सी टीम है, कुछ भी कहें। What about soft Hindutva and you're pursuing that policy and Jai Shri Ram versus Jai Bajrang Bali? देखिए ऐसा है कि ना जय श्री राम पे बीजेपी का पेटेंट है, ना जय बजरंग बली पे बीजेपी का पेटेंट है, ना जय माँ काली पे बीजेपी का पेटेंट है, ना जय श्री कृष्णा पे बीजेपी का पेटेंट है, ना हर हर महादेव पे बीजेपी का पेटेंट है। इस देश में हर हिंदू जिसको भगवान में आस्था है वो किसी का नाम ले सकता है। ये हम बीजेपी से पूछ के पूजा करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि हमें कब बजरंग बली के मंदिर जाना है, कब शिव जी के मंदिर जाना है, कब कहाँ जाना है। तो इसमें बीजेपी के परमिशन की जरूरत नहीं है। You know, the Aam Aadmi Party has supported the farmers' agitation. But when the centre refused to compensate the families of the farmers who died during the agitation, why didn't the Delhi government step in and give them financial help? जो किसानों के मुआवजे की बात है, उनके घर में जो डेथ्स हुई है, उनको स्टेट गवर्नमेंट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, फाइनेंशियली उनको मुआवजा देना चाहिए। ये डिमांड हम लोग बराबर करते रहे। पार्लियामेंट में भी मैंने फार्मर्स के इशू को बहुत जोरदार तरीके से उठाया था और हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन एक अपनी लिमिटेशंस है, उसके हिसाब से हम जितना अधिक से अधिक सपोर्ट कर सकते हैं कर रहे हैं। पर सिर्फ साथ खड़े होना तो एक लिप सर्विस हुई, इट्स mere लिप सर्विस। हमारी 3 MP की पार्टी और पार्लियामेंट में मैं सस्पेंड हुआ सिर्फ इसलिए कि मैंने फार्मर्स के इशू पे वहां पे हंगामा किया और माइक तोड़ा, और जो कि इस वजह से तोड़ा क्योंकि मैं देख रहा था कि मेरे सामने नंबर कम होने के बावजूद जबरदस्ती ये फार्मर्स बिल पास किए गए। You know, you spoke about the oxygen crisis, you spoke about the centre's failure, and I take your point. But where was the Delhi government? Simply because the centre did not do what it should have and failed miserably, don't you think the Delhi government owed it to its people to come to their rescue? देखिए, अगर आप ये कहेंगी, मैं समझता हूं अगर दिल्ली गवर्नमेंट ने काम नहीं किया फिर तो हिंदुस्तान की किसी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। जो गवर्नमेंट पूरे दुनिया में सबसे बड़ा 10,000 बेड का हॉस्पिटल बनाती है, जो गवर्नमेंट रामलीला मैदान में 500 बेड का आईसीयू बनाती है, जो गवर्नमेंट कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू, ऑक्सीजन के लिए दिन रात लड़ के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराती है, चाहे उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें तमाम क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, उस गवर्नमेंट के बारे में अगर ये कहा जाएगा कि हमने काम नहीं किया तो फिर काम किसने किया? Criticism was more on the second surge, not the first time around. एक गवर्नमेंट के लिहाज से जो हम बेस्ट कर सकते थे हमने बिल्कुल किया है, और इसको लेके कोई खाली क्रिटिसाइज करना चाहे तो वो अलग बात है, लेकिन अगर काम जमीन पे आप देखेंगे तो हमने बहुत काम किया है। You know, Mr. Singh, even on floating global tenders for the vaccine, you woke up very late. Also in announcing the lockdown. On April 18th, you announced the lockdown, while on April 19th, the number of daily cases were 28,000 plus. मैडम, जब इस देश में 3 लाख केस थे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उछल के चुनाव की रैलियां कर रहे थे, और केजरीवाल जी दिल्ली में लॉकडाउन जब लागू किए उसके बाद यूपी की गवर्नमेंट ने लॉकडाउन ना लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया। हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जिनको 130 करोड़ लोगों का देश चलाना है, वो 3 लाख केस के बाद भी रैली करते हुए घूम रहे थे। But Mr. Singh, 2 wrongs don't make a right. And you should not be giving Mr. Modi's example because that is not an example you follow. मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं जो चीफ मिनिस्टर दिल्ली ने करके दिखाया। आपने कहा काम नहीं किया, मैंने उसके लिए बोला। आपने कहा कि लॉकडाउन देरी से लागू किया, मैंने उसके लिए बोला। But your lockdown was announced on April 18th,
when the cases had really started increasing. आप लॉकडाउन के एक्सपीरियंसेस भूल गई हैं क्या? किस तरीके से लॉकडाउन में पिछली बार अफरा तफरी मची थी इसी दिल्ली के अंदर? तो लॉकडाउन पे फैसला लेना इतना आसान है क्या? किस तरह से हजारों किलोमीटर पैदल चल के मजदूर गए थे, किस तरह से उनको धक्के खाने पड़े थे, लाठियां खानी पड़ी थी, किस तरह से उनके ऊपर केमिकल का छिड़काव बरेली में हुआ था, उनको जानवरों की तरह ट्रीट किया गया था। तो लॉकडाउन लगाना इतना आसान काम होता है क्या? Mr. Singh, what is your last word or the parting shot, as they would say? देखिए, जहां तक हम लोगों का सवाल है, आम आदमी पार्टी एक नई राजनीति को हिंदुस्तान में लेके आई है और वो राजनीति है गवर्नेंस की राजनीति, वो राजनीति है लोगों के सुख दुख में हिस्सा लेने की राजनीति, वो राजनीति है हिंदुस्तान की राजनीति को कैसे हम बदल के एक नई नीयत और ईमानदारी के साथ इस देश के लोगों के लिए काम कर सकें। Mr. Sanjay Singh, thank you very much. Thank you for your time and thank you for answering all the questions. आपको बहुत बहुत धन्यवाद।